दोस्तों नमस्कार। मैं दुर्गा प्रसाद। एक व्यक्ति अपनी जवान पत्नी को परिवार के साथ छोड़कर परदेश कमाने चला गया और उसके बाद पत्नी ने वो खेल खेला कि उसमें एक मासूम की जान चली गई। कहानी बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही रोचक है। आप सभी से अनुरोध है, पूरी कहानी सुने जरूर। कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की। अलीगढ़ जिले का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है गोंडा, और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है जिसका नाम है पिंपली। और इसी गांव में एक अतर सिंह नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहते थे। अतर सिंह की पत्नी का नाम कस्तूरी देवी। इनके 5 बच्चे थे, यानी 5 बेटे थे। और जो अतर सिंह का कारोबार था वो खेती से संबंधित कारोबार था। और खेती बाड़ी में कितनी कमाई होती है, जो खेती से संबंधित कार्य करते हैं उनको पता है। कुछ खास नहीं होता है, बस यही है कि जीवन यापन जैसे तैसे चलता रहता है। आर्थिक क्राइसिस हमेशा घर में बनी ही रहती है। इनका भी यही हाल था, अतर सिंह का भी। कोई ज्यादा घर में प्रोग्रेस नहीं थी, खेती बाड़ी से ही कमाई होती थी, उसी से अपना और अपने 5 बच्चों का भरण पोषण करते थे। बच्चे जब छोटे थे तो ये करने वाले अकेले थे, क्योंकि पत्नी घर में थी कस्तूरी देवी। वो बच्चों की परवरिश में लगी रहती। उनके पास समय नहीं होता कि वो पति के काम में हाथ बटा सकें। अकेले अतर सिंह ही थे जो अपना कमाई करते थे, उन्हीं की कमाई से पूरा परिवार चलता था और जो बच्चे थे उनकी परवरिश होती थी। धीरे धीरे समय आगे बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए और उसके बाद में समय आया उनकी शादी का। तो एक एक करके 3 बेटों की शादी अतर सिंह के हो गई और चौथे बेटी की शादी नहीं हुई किसी कारणवश। अब जो 5वां बेटा था, सबसे छोटा, जिसका नाम जयकिंदर, जिसका नाम जयकिंदर। अब जयकिंदर की शादी की बारी आई। अतर सिंह ने सोचा कि जो चौथा बेटा है, अगर उसने शादी नहीं किया किसी कारणवश या नहीं करना चाहता है, तो जो छोटा बेटा है इसी की शादी कर दी जाए, क्योंकि उसकी एक उचित उम्र हो गई थी, शादी की उम्र हो गई थी, रिश्ते भी आते थे। लेकिन जो जयकिंदर था यही शादी के लिए मना कर देता था, क्योंकि घर में 3 भाभियां ऑलरेडी थीं और घर में किस प्रकार की जो है किचकिच रहती थी, आर्थिक कमी की वजह से, आर्थिक क्राइसिस की वजह से वो देख रहा था। उसे पता था वो आर्थिक क्राइसिस दूर नहीं हुई है। अगर हम भी शादी कर लेते हैं तो जो उसकी पत्नी आएंगी वो भी इसी अवस्था में जीवन जिएंगी, तो यहां पर भी वही हाल होगा, हमारे साथ भी वही हाल होगा। तो यही सोचकर बार बार वो मना कर देता था शादी के लिए। जो भी रिश्ते आते थे वो इनकार कर देता था। और इसी के साथ साथ ये नौकरी चाकरी की तलाश में भी जुटा हुआ था। सरकारी नौकरी के लिए भी कंपटीशन अटेंड करता था। अब सरकारी नौकरी इतना आसान नहीं होती है, प्राइवेट नौकरी तो जल्दी मिलती नहीं है, सरकारी नौकरी इतना जल्दी कहाँ। लेकिन होते करते काफी संघर्षों के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद जयकिंदर को रेलवे में नौकरी मिल गई। एक वांट आया, उसमें फॉर्म भरा, जो भी कंपटीशन होता है अटेंड किया और पास हो गया, तो इसे नौकरी मिल गई। पर इसकी तैनाती कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश में। अब चूंकि आंध्र प्रदेश भारत का ही हिस्सा है, कहीं विदेश का तो हिस्सा है नहीं। लोग यहाँ पैसे कमाने के लिए लंदन, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ देश छोड़कर चले जाते हैं। ये तो अपने ही देश का था, बस एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाना था। तो जो जयकिंदर था उसने आंध्र प्रदेश में जहां पे ड्यूटी लगी वहां जाकर ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। अब ड्यूटी करने लगा, ड्यूटी पे जाता, वहीं रहता, फोन के माध्यम से घर वालों से संपर्क होता रहता, सभी का हाल खबर एक दूसरे से होती रहती। समय समय पे जो है छुट्टी लेके घर भी आता, कुछ दिन रहता, हफ्ता 10 दिन, उसके बाद फिर चला जाता। इसी प्रकार से निरंतर चल रहा था। अब जयकिंदर की जब सरकारी नौकरी मिल गई तो इसके लिए रिश्ते और भी आने लगे, क्योंकि आजकल हमारे समाज में लड़कियों की शादी के लिए, भले लड़की बेरोजगार हो,
या पढ़ी लिखी कम हो, पर कुछ माता पिता ऐसे हैं जो यही चाहते हैं कि उनकी बेटी किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ अगर हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। यही सोचकर जो है सरकारी नौकरी वाले को तलाशते हैं। तो जय किंदर की सरकारी नौकरी लग चुकी थी, तो अब उसके लिए रिश्ते ज्यादा आने लगे थे। पहले भी आते थे लेकिन अब ज्यादा आने लगे थे। लेकिन अब जय किंदर जो है छांटबीन में लगा हुआ था, चूज करने में लगा हुआ था कि कोई अच्छी लड़की मिले। और दान दहेज तो जानते ही हैं, हमारे समाज का एक हिस्सा है, खासकर अगर सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति है फिर तो और भी ज्यादा उसकी डिमांड होती है। तो इसी छांटबीन में जो है चूज में लगा हुआ था कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए, कुछ देन लेन भी अच्छी खासी हो जाए। तो इसी दौरान एक रिश्ता और आया, हाथरस जिले का। हाथरस जिले का एक जगह पड़ता है पूरा स्टेशन। यहीं के रहने वाले रमेश चंद्र, जो पहले फौज में थे। रमेश चंद्र की एक बेटी थी जो बेहद खूबसूरत और चंचल स्वभाव की थी, और एक जो होता है कि खुली जो माइंडसेट होते हैं उसकी लड़की थी, क्योंकि फौजी की लड़की थी, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, तो उसी परिवेश में उसका पालन पोषण हुआ था। तो एक हिसाब से मेंटली पूरी तरह से जो है फ्रैंक थी। पहनावा ओढ़ावा सब कुछ अच्छा, रहन सहन अच्छा, खान पान अच्छा। तो रमेश चंद्र को जो है जय किंदर के बारे में जानकारी हुई कि अलीगढ़ में जो है पिंपली गांव में अतर सिंह का सबसे छोटा बेटा जय किंदर, इसकी सरकारी नौकरी रेलवे में लग गई है। अब जो रमेश चंद्र थे यहाँ आए अतर सिंह से मिलने। तो यहाँ आए अतर सिंह से बातचीत तो हुई, और इसी के साथ साथ आसपास के लोगों से, जैसे होता है लोग लड़कियों के लिए वर घर की तलाश में जाते हैं, तो परिवार के लोगों से बात करते हैं, लड़का देखते हैं। इसी के साथ साथ उस परिवार की जो आंतरिक जानकारी होती है, खानदानी जानकारी होती है, ये लेने के लिए आसपास के लोगों से भी बातचीत करते हैं और छुप छुप के बात करते हैं, ताकि अंदर की बात निकल कर आए, कोई बात छुपने ना पाए, क्योंकि किसी के बारे में कोई खुलकर नहीं बताता है। तो उस प्रकार की बातचीत किए तो निकल कर यही सामने आया कि अतर सिंह के पास खेती बाड़ी तो है नॉर्मल, पर कमाई ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आर्थिक क्राइसिस घर में रहती है। 5 बच्चे हैं जिनमें एक की शादी नहीं हुई है, यानी जो चौथे नंबर का है, 5वें नंबर की शादी के लिए ये आए थे जय किंदर के लिए। और जो 3 बेटे थे बड़े, 1 से लेकर 3 तक उनकी शादी हो चुकी थी। किस हालात में उनका और उनकी पत्नी का जीवन बीत रहा था, इसकी जानकारी रमेश चंद्र को हो गई। तो फिर इन्होंने ये सोचा कि हमें अपनी लड़की की शादी जय किंदर से करनी है, जो सरकारी नौकरी करता है। बाकी बेटों से या परिवार से हमारा क्या लेना देना, हमारी बेटी तो चैन सुकून की जिंदगी जिएगी। तो यही सोचकर रमेश चंद्र शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। अतर सिंह से बातचीत होती है, अतर सिंह भी रेडी होते हैं, यानी एग्री हो जाते हैं, क्योंकि फौजी थे, फौजी की बेटी थी, घर में आती। पर यहाँ बात ये था कि जो लड़का था जय किंदर, यह आंध्र प्रदेश में था, और शादी विवाह में लड़का और लड़की की जो पसंदगी होती है ये बहुत जरूरी होती है। तो अतर सिंह यही कहते हैं कि भाई हमें तो पसंद है, सब कुछ ठीक है, पर लड़का मेन है, वो आए, आपकी लड़की को देख ले, आपकी लड़की लड़के को देख ले। अगर वो दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो हमें शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है। अब जो रमेश चंद्र होते हैं ये फोन पर जो है जय किंदर से बात करते हैं, जो आंध्र प्रदेश में अपनी ड्यूटी पे था। तो जो जय किंदर होता है, इसे लगा कि अगर ये फौजी है तो स्वाभाविक है ठीक ठाक परिवार होगा, लड़की की परवरिश भी ठीक ठाक हुई होगी। उसे भी लगता है कि ये ठीक रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो रिश्ते आते थे इतना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था, पर जय किंदर को भी इसमें इंटरेस्ट हुआ। पर इसने यही बताया जय किंदर ने कि अंकल मैं तो आंध्र प्रदेश में हूँ, घर पे आऊं उसके बाद एक बार मुलाकात होती है, और फिर जो है आपस में जो भी बातचीत करनी है वो हो जाएगी, फाइनल हो जाएगा। ये बात कहता है तो रमेश चंद्र कहते हैं ठीक है। कुछ दिन बीतता है, उसके बाद जय किंदर छुट्टी लेके जो है गांव आता है। उसके बाद रमेश चंद्र फिर आते हैं, लड़के को देखते हैं जय किंदर को। तो रमेश चंद्र को जय किंदर पसंद आ जाता है। पर अब बात आती है लड़का लड़की आपस में देख लें, दोनों आपस में
दोनों परिवार के लोग जो है, जो जयकिंदर होता है और रमेश चंद्र की जो बेटी होती है जिसकी शादी के लिए आए थे, उसका नाम होता है प्रेमलता उर्फ मोना। मोना और जयकिंदर की जो है मुलाकात करवाते हैं, बातचीत करते हैं। दोनों दोनों भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अब जब ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, परिवार वाले तो पहले से ही एग्री थे, ये शादी तय हो जाती है। अब जो अतर सिंह होते हैं, इन्हें लगता है कि फौजी की बेटी घर में आएगी तो जिस अवस्था में बाकी बहुएं रह रही हैं, उस अवस्था में वो नहीं रह पाएगी। उसके लिए कुछ अलग इंतजाम करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ इनको यह भी होता है कि फौजी की बेटी है तो स्वाभाविक है दान दहेज भी अच्छा खासा मिलेगा, तो इनके पास घर छोटा था, रखेंगे कहाँ। यही सोचकर जो है अपने छत पे एक हॉल नुमा कमरा बनवाते हैं। वहीं पर एक परिवार के सेटअप का पूरा संसाधन इकट्ठा कर देते हैं, जैसे बाथरूम होता है, किचन होता है, सारी व्यवस्था वहां पे कंप्लीट कर देते हैं कि फौजी की बेटी आएगी तो छोटा बेटा और छोटी बहू ये ऊपर वाले में ही वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, और जो दान दहेज में सामान मिलेगा ये भी वहीं शिफ्ट करवा देंगे। यही सोचकर पूरा बनवा देते हैं। अब समय धीरे धीरे नजदीक आता है और उसके बाद फिर मोना और जयकिंदर की शादी संपन्न करा दी जाती है। शादी हो जाती है। शादी में बहुत ढेर सारा सामान मिलता है, वहीं शिफ्ट करा देते हैं। मोना आ जाती है और मोना को जो है वहीं ऊपर जो नया घर बनाए थे, कमरा बनाए थे, वहीं शिफ्ट कर देते हैं। अब इनके घर की, अतर सिंह के घर की आर्थिक स्थिति क्या थी, क्या माहौल था, ये माँ बाप को तो पहले से ही पता था। लेकिन शादी जिस लड़के से करनी थी वो सरकारी नौकरी करता था, तो इसलिए माता पिता को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन मोना आई जब और यहाँ परिवार की स्थिति को देखा तो बहुत विचलित हो गई और ये तुरंत अपनी माँ को फोन लगाती है और सारी स्थिति बताती है। तो माँ तो पहले से ही जानती थी परिवार की स्थिति। तो माँ इसे समझाती हैं कि बेटा ऐसा है, परिवार में बाकी लोग कैसे हैं कैसे नहीं है उससे आपको क्या करना है। जिस लड़के से आपकी शादी हुई है वो सरकारी नौकरी करता है, तो ऐश की जिंदगी जी, बाकी में क्या फंसना। मोना जो होती है ये माँ की बात मान लेती है और उसके बाद में जो है आराम से जो जयकिंदर होता है पति, उसके साथ वहीं ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाती, उसी में रहने लगती है। अब चूंकि जयकिंदर सरकारी नौकरी करता था, आंध्र प्रदेश में उसकी ड्यूटी थी, तो सरकारी नौकरी पे छुट्टी लेके ही वो आया था। कितना दिन रुकता, करीब 15 दिन शादी के बाद रुक रहता है घर पर। अब उसे जो है अपनी ड्यूटी पे जाना था और फिर एक दिन जो है वो वापस अपनी ड्यूटी पे आंध्र प्रदेश चला जाता है। लेकिन जाने से पहले मोना से कह देता है, इन्हीं के जो अतर सिंह थे, इन्हीं के बिल्कुल घर के बगल ही एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक सोनू नाम का युवक रहता था, काफी हैंडसम, स्मार्ट, जो जयकिंदर का अच्छा दोस्त भी था। तो जयकिंदर जाते समय मोना से ये बोल दिया था कि कभी किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, बाजार से कोई सामान मंगवाना है तो सोनू से जो है बोल दिया करना, वो ले आया करेगा, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। शादी के समय सोनू को मोना भी देखी थी, काफी सक्रिय भूमिका में था, तो ये समझ गई थी तभी कि जयकिंदर का कोई दोस्त ही होगा, कोई करीबी ही होगा। अब जब सोनू के बारे में जयकिंदर बोल देता है तो वो अस्वस्थ हो जाती है। और इसी के साथ साथ जो जयकिंदर के बड़े भाई थे, उनकी एक बेटी थी, नाम था दिव्या, उम्र करीब 14-15 साल के आसपास में, जो पढ़ाई लिखाई कर रही थी। जाते समय अपने बड़े भाई से और बोल देते हैं कि हम घर पर नहीं रहेंगे, मोना सिर्फ अकेली रहेगी, ऊपर रहेगी, तो अकेले हो सकता है रात में सोते समय उसको डर लगे, तो जो दिव्या है इसे ऊपर ही भेज दिया करना, रात को वहीं सो जाया करेगी। ये जो है अपने बड़े भाई से और भाभी से बोल कर गया था। तो इसके जाने के बाद मोना के साथ रोजाना रात के समय जो है जो दिव्या थी, छोटी बच्ची बड़े भाई की, वही जाके सो जाया करती थी। और छत पर दिन भर कोई नहीं आता जाता था, जो परिवार के अन्य सदस्य थे कोई नहीं आते जाते थे। हाँ, बच्चे खेलने कूदने के लिए जो परिवार के थे, भाई लोगों, बड़े भाई लोगों के, वो जाते थे, तो उनसे मोना बातचीत कर दिया करती थी। बाकी परिवार के किसी भी सदस्य थे उसका कोई लेना देना नहीं था। बस जयकिंदर का फोन आता था, उसी से बातचीत कर लेती थी। बाकी समय
घर पर ही रहती थी, छत के ऊपर नीचे आती ही नहीं थी, परिवार से कोई मतलब नहीं। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अब जरूरतें तो सर सामान की होती ही हैं हर किसी की। तो जो सोनू है, सोनू अपना बता के गया था जयकिंदर कि किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो उससे बोलकर मंगवा लिया करना। तो सोनू रिश्ते में जो है मोना का देवर लगता था। वैसे तो हमारे समाज में कहा गया है कि बड़ी भाभी जो होती हैं वो माँ के समान होती हैं, छोटा देवर पुत्र के समान होता है, रिश्ता काफी पवित्र होता है। पर कुछ लोग होते हैं इस रिश्ते की पवित्रता को अपनी गलत आदतों की वजह से, गलत विचारों की वजह से मटिया मेट कर देते हैं। अब सोनू जो है आ जाता था मोना के पास में, अपना देवर भाभी का रिश्ता था। तो देवर भाभी का रिश्ता पवित्र तो होता है, पर देवर भाभी के बीच में एक मजाकिया रिश्ता होता है, यानी शाब्दिक रूप से हंसी मस्करी जो होता है देवर भाभी के बीच में, यह प्रचलित है, लोगों को बुरा नहीं लगता है। तो सोनू आता था मोना के साथ में जो है हंसी मस्करी खूब करता था। मोना का समय भी पास होता था क्योंकि बाकी परिवार का कोई आता नहीं था, जयकिंदर था नहीं, मोना अकेली थी। तो ज्यादातर समय सोनू जो है मोना के पास ही रहता था। और मेन चीज क्या था, मोना के पास में ही रहता था और ज्यादातर समय किसी के पास रहकर हंसी मस्करी करता रहता, बातचीत करता रहता। मोना भी काफी खुश रहती थी। समय बीतता गया। अब जो देवर था सोनू, ये भी युवा था। मोना भी अभी नई नई शादी होके आई थी, ये भी युवा ही थी। पति आंध्र प्रदेश में था। अगर आता भी था तो 2-4 दिन 5 दिन की छुट्टी पे आता था, उसके बाद फिर वापस चला जाता था, फिर ये अकेली हो जाती थी। तो इस अवस्था में लड़का हो या लड़की हो, न चाहकर भी कितना भी बचाते हैं, अनजाने में या जाने में मान लीजिए कदम डगमगा ही जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। यहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। सोनू और मोना के बीच में हंसी मस्करी होते 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 जो है आपस में संबंध हो गए, अवैध संबंध हो गए। अब दोनों के बीच में जब संबंध हो गए तो मोनू और ज्यादा मोना के पास आने लगा। दिन में आता, घंटों यहाँ पे रुकता, हंसी मस्करी के साथ साथ जो है दोनों के बीच में अब संबंध भी हो गए थे। पर इसकी जानकारी किसी को नहीं, ना जयकिंदर के परिवार वालों को, जैसे बताया वो ऊपर आते ही नहीं थे। मोना को उन लोगों से कोई मतलब नहीं था। छोटे बच्चे कभी कभार आते थे खेलने कूदने छत के ऊपर, तो उन्हीं से बतिया लिया करती थी। और जो सोनू था उसके परिवार वालों को भी कोई जानकारी नहीं। अगर किसी को जानकारी होती भी थी तो सबको पता था देवर भाभी का रिश्ता है, हंसी मस्करी दोनों करते हैं, इसी में निकल जाता था। जयकिंदर को भी पता था कि सोनू घर पे आता है मोना के पास, तो वो यही सोचता था मोना घर पे अकेली रहती है, देवर भाभी का रिश्ता है, आता है बैठता है, कोई सर सामान की जरूरत पड़ती है बाजार से लाके दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जयकिंदर भी जो है उस तरफ ध्यान ही नहीं देता है कि ऐसा भी हो सकता है। पर इन दोनों के बीच में संबंध थे, यानी मोना और सोनू के बीच में। और ये संबंध निरंतर लोगों की नजरों से बच बचाकर जो है आगे बढ़ रहे थे। एक दिन की बात है, दोपहर के समय सोनू और मोना ये दोनों कमरे में थे और दोनों अपनी अवस्था में थे। उसी समय जो जयकिंदर के बड़े भाई की बेटी रात में सोने आती थी मोना के पास में, दिव्या, वो अपनी किताब और कॉपी लेके यहाँ पहुंच जाती है मोना के कमरे पे ऊपर। वो सोचती है कि अब चलते हैं, चाची के ही कमरे पर बैठकर आराम से पढ़ेंगे। तो किताब कॉपी लेके वहां पहुंच जाती है। बाहर का दरवाजा हल्का खुला रहता है, दरवाजा खोलती है, अंदर हो जाती है। चाची कहीं नहीं दिखती हैं, तो जो अंदर वाला दरवाजा होता है उसे खोलती है, वो भी कुंडी नहीं लगी होती है। जैसे दरवाजा खोलती है, सामने जो का दृश्य देखकर जो है वो अवाक रह जाती है। अब वो छोटी जरूर थी पर इतना भी छोटी नहीं थी कि जिस अवस्था में ये लोग थे और जो कर रहे थे वो समझ ना पाए। अब जैसे मोना और सोनू ये दिव्या को देखते हैं, तुरंत जो है उठकर खड़े हो जाते हैं। जो सोनू होता है ये वहां से भाग निकलता है। मोना भी जल्दी जल्दी अपने कपड़े जो है पहनने लगती है
और उसके बाद में दिव्या को आकर अपने गले से लगा लेती है और दिव्या को जो है मनाने का प्रयास करती है कि बेटी जो भी मैं कर रही थी ये किसी से कहना मत। तो दिव्या कहती है कि चाची तुम बहुत गलत काम कर रही थी, बहुत गंदा काम कर रही थी और आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और जब चाचा आएंगे तो ये सारी बात मैं उनसे जरूर बता दूंगी। अब मोना के होश उड़ जाते हैं कि पूरा गृहस्थी ही बर्बाद हो जाएगी अगर दिव्या ने कहीं बता दिया तो। उसके बाद में मोना दिव्या को काफी मनाने का प्रयास करती हैं तो आखिरी में जो दिव्या होती है बाल बुद्धि वो मान जाती है कि ठीक है नहीं बताऊंगी, पर वो ये शर्त रखती है कि दोबारा ये काम नहीं करोगी। मोना हाँ बोल देती है, मान जाती है और कहती है कि आज के बाद कभी भी ऐसे काम मैं नहीं करूंगी। और उसके बाद दिव्या और मोना फिर पहले जैसा हो जाते हैं। पर मोना के मन में उसी दिन से एक संदेह हो जाता है। संदेह ये हो जाता है कि दिव्या भी छोटी है, बाल बुद्धि है, अभी तो इसने ना बोल दिया कि नहीं बताएगी, लेकिन जय किंदर आएंगे वो कहीं गलती से इसके मुंह से निकल गई सारी बात और बता दिया फिर तो सब सत्यानाश हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, परिवार बर्बाद हो जाएगा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। अब ये बात जो है अपने प्रेमी को बताती है, सोनू को। सोनू भी आशंकित हो जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो सोनू कहता है इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि उसे भी डर था कि जय किन्नर जो है उसका एक हिसाब से बड़ा भाई था और बचपन का दोस्त था, काफी विश्वास करता था। उसे भी आशंका रहती है कि जब जय किन्नर को पता चलेगा तो उसके रिलेशन का क्या होगा। अब सोनू कहता है मोना से कि फिर क्या किया जाए, कैसे इससे बचा जाए। तो मोना कहती है ऐसा है, जय किन्नर के आने से पहले ही दिव्या को हटा देते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, क्योंकि समझाने से अभी तो मान गई है लेकिन बाद में बाल बुद्धि की वजह से गलती से अगर बता ही दे फिर क्या होगा। इसीलिए मोना जो है सोनू से कहती है कि इसको खत्म कर दिया जाए, दिव्या को ही रास्ते से हटा दिया जाए। अगर ये नहीं रहेगी तो बताने वाला कोई रहेगा ही नहीं, हम दोनों के बीच में जो संबंध है दो के अलावा किसी और को पता नहीं, सिर्फ दिव्या को ही पता है, ये नहीं रहेगी तो खेल खत्म। सोनू एग्री हो जाता है कि हाँ ये बात सही है। उसके बाद में दोनों प्लान करने लगते हैं और इसी प्लान में जो सोनू होता है, सोनू का एक दोस्त जिसका नाम मनीष, जो वहीं पास के ही एक गांव है जिसका नाम है नगला मोनी, वहां का रहने वाला होता है। सोनू उसके पास जाता है, सारी स्थिति के बारे में बताता है और अपनी प्लानिंग बताता है और इसी के साथ साथ इस कार्य में उसकी मदद मांगता है, कुछ पैसे भी देने का लालच देता है। तो मनीष जो है एक तो दोस्ती और ऊपर से कुछ पैसा वो मान जाता है, साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक दिन की बात है, 26 दिसंबर को प्लान के अनुसार से ये लोग दिव्या को रास्ते से हटाने का जो है प्लान सुनिश्चित किए थे, वो भी अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय, बिल्कुल जब गांव के लोग या जो है सो के नहीं उठते हैं उसी समय, ताकि अंधेरा रहे, कोई देख ना पाए, वही समय सुनिश्चित करते हैं। इसका कारण ये होता है कि मोना और दिव्या ये दोनों सुबह अर्ली मॉर्निंग दौड़ करने जाती थी, दौड़ लगाने जाती थी। गांव के बाहर एक सड़क थी, नॉर्मल जो गांव की पगडंडी होती है इसे, वहां पे दौड़ने जाती थी दिव्या और मोना दोनों। मोना को लगता है कि यही समय अच्छा रहेगा, दिव्या साथ में जाती है, कोई गांव का उस समय जगह नहीं रहता है, कोई गांव लोगों का हलचल नहीं रहता है, ये समय ज्यादा परफेक्ट रहेगा और इसी समय जो है घटना को अंजाम दे दिया जाए। जब ये दोनों दौड़ने जाती थी तो कभी कभी मोना पहले आ जाती थी, दिव्या दौड़ की वजह से वो कुछ देर और रुक जाती थी। तो मोना को लगता है कि परिवार वालों को शंका भी नहीं होगी, तो इसीलिए सुबह अर्ली मॉर्निंग का समय सुनिश्चित किया जाता है। तो 26 दिसंबर को सुबह जब मोना और दिव्या वहां पहुंचती हैं, अपना एक व्यक्ति का खेत होता है सड़क के किनारे ही, गजेंद्र नाम होता है, किसान का खेत होता है। जैसे ये दोनों गांव के बाहर वहां पहुंचती हैं तो सोनू और उसका दोस्त मनीष, ये दोनों पहले से ही तैयारी करके वहां पहुंचे हुए थे।
जैसे दिव्या और मोना वहां पहुंचती हैं, ये दोनों जो है दिव्या के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। धारदार हथियार से जो है वार करना शुरू कर देता है। अब दिव्या अपने आप को बचाने का प्रयास करती है और इसी के साथ साथ में मोना होती है, मोना का हाथ पकड़ के रखती है, अपनी तरफ खींचती है, बचने का प्रयास करती है। लेकिन मोना प्लानिंग में शामिल थी, वो किसी तरीके से हाथ छुड़ाती है और इसी हाथ छुड़ाते समय मोना के हाथ में लाल रंग की चूड़ी होती है, उसकी दो चूड़ी टूटकर नीचे वहीं गिर जाती है गजेंद्र के खेत में। और उसके बाद मोना वहां से चली जाती है और मनीष और सोनू के दिव्या को घसीट कर खेत में लेके जाते हैं और लगातार वार करके जो है उसके गला को रेत देते हैं। अब अपने आप को बचाते समय जो दिव्या होती है उसके कान में एक टॉप होता है, वो वहीं गिर जाता है और इसी के साथ साथ उसके पैर में जो सैंडल थी वो सैंडल भी दोनों गिर जाती है और कुछ ही देर में दिव्या की सांसें रुक जाती हैं। और उसके बाद मनीष और सोनू उसकी बॉडी को गजेंद्र के खेत से घसीटते हुए करीब 300 मीटर और आगे जाते हैं। वहां एक व्यक्ति का खेत होता है जिसका नाम होता है ढालचंद्र। ढालचंद्र के खेत में जो है उसकी बॉडी फेंक कर वहां से ये लोग चले आते हैं। अब धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा, सुबह हो गई, गांव के लोग जग गए, सब अपने अपने खेतों की ओर जाने लगे। तो जो ढालचंद्र थे, इनके परिवार के सदस्य भी अपने खेत में पहुंचे और जैसे वहां पे देखते हैं बॉडी, तुरंत सन्न रह जाते हैं, तुरंत शोर शराबा करते हैं। गांव की लड़की दिव्या थी, तुरंत पहचान जाते हैं। अब उनका शोर शराबा सुनकर कुछ ही देर में गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये खबर तुरंत दिव्या के परिवार वालों के पास जाती है। जैसे परिवार के लोगों को पता चलता है कि दिव्या अब इस दुनिया में नहीं है, तुरंत घर में कोहराम मच जाता है, शोर शराबा मच जाता है। तुरंत परिवार के लोग, माँ बाप, जो अन्य सदस्य होते हैं, साथ में मोना भी तुरंत रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां बेटी को देखते हैं मृत अवस्था में, सब बिल्कुल शोर शराबा मचा रहता है। तुरंत कोई पुलिस को सूचना दे देता है। कुछ ही देर में सूचना पाकर गोंडा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। यहाँ सबसे पहले जो भीड़ होती है सबको हटाते हैं और जो दिव्या की बॉडी होती है पुलिस उसे अपने कस्टडी में लेती है, मौके पे मुआयना करते हैं। जो थाना इंचार्ज होते हैं तुरंत समझ जाते हैं कि इस घटना को अंजाम बहुत ही क्रूरतापूर्वक किसी ने किया है। घटना काफी गंभीर थी। थाना इंचार्ज जो है ये तुरंत जो जिले के आला अधिकारी होते हैं उनको सूचना दे देते हैं। सूचना पाकर कुछ ही देर में जो जिले के आला अधिकारी होते हैं मैं फोर्स वहां पहुंच जाते हैं। डॉग स्क्वाड आता है, फॉरेंसिक टीम आती है, सब अपना अपना साक्ष्य संकलन करने लगते हैं। अब जो आला अधिकारी वहां पर पहुंचे थे वो बॉडी को स्थित को जब देखते हैं तो उन्हें लगता है बॉडी भले यहां पर है पर कत्ल यहां नहीं हुआ, कहीं और हुआ है। अब जो आला अधिकारी होते हैं वो अपना इधर उधर नजर दौड़ाते हैं तो जिस तरफ से बॉडी को घसीट कर खींच कर लाया गया था निशान बन गया था। पुलिस वाले तुरंत समझ जाते हैं कि इसी तरफ से बॉडी कोई घसीटते हुए लेके आया है और जहां पे इस घटना को अंजाम दिया गया है शायद वहीं को सुराग भी मिल जाएगा। अब जिस तरफ से रास्ता बना था घसीटने का, पुलिस अधिकारी उसी तरफ उसी के निशान पे आगे बढ़ते हैं। करीब 300 मीटर दूर जाके गजेंद्र के खेत में पुलिस के हाथ वही कान से जो टॉप गिर गया था वो टॉप लग जाता है और लेडी सैंडल लग जाती है जो दिव्या की गिर गई थी। और इसी के साथ साथ टूटी हुई चूड़ी जो मोना के हाथ से गिर गई थी जब दिव्या हाथ पकड़ के अपने आप को बचाने का कोशिश कर रही थी, वो चूड़ी के टुकड़े वहां मिल जाते हैं। अब जो दिव्या के परिवार के लोग होते हैं जब टॉप देखते हैं कान का और सैंडल तो वो सीधा बताते हैं कि ये दिव्या का ही है, यानी कान का टॉप और सैंडल ये दिव्या का ही था। पर कांच की चूड़ी जो वहां टूटी पड़ी हुई थी टुकड़े वो किसके हैं ये किसी को नहीं पता। पर पुलिस से समझ जाती है कि इस घटना में कोई औरत शामिल है। अब तुरंत जो है जो डॉग स्क्वाड के कुत्ते होते हैं वहां बुलाए जाते हैं। घटना स्थल पर जो होता है नहीं है सूंघने के बाद में जो डॉग होते हैं वो सीधा मोना के घर पे पहुंच जाते हैं, वहीं जाके रुक जाते हैं। अब पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इस घटना में
परिवार का ही कोई सदस्य शामिल है और वो महिला हो सकती है। अब ये जानकारी जब पुलिस को हो जाती है, उसके बाद में घटनास्थल पे जो पंचनामा होता है उसको करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। शाम तक पोस्टमार्टम हो जाता है, रिपोर्ट आ जाती है और पुलिस बॉडी को परिजनों के हवाले कर देती है। उसी दिन उसका जो भी अंतिम संस्कार होता है कर दिया जाता है दिव्या का। अब इधर जो गोंडा थाना के इंचार्ज होते हैं ये लगातार जांच पड़ताल में लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं, पता निकालते रहते हैं, क्योंकि उनको यह पता चल ही गया था कि परिवार का ही कोई सदस्य शामिल है और कोई महिला हो सकती है, क्योंकि चूड़ी टूटी हुई पड़ी थी। अब काफी हद तक जो थाना इंचार्ज होते हैं उनका शक मोना पे जाता है, पर उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन संदेह के बेस पर एक दिन, यानी इस घटना के करीब 2 दिन के बाद, गोंडा थाने के थाना इंचार्ज करीब 4-5 महिला कांस्टेबल को साथ में लेके सीधा मोना के घर पहुंच जाते हैं। परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ करते हैं और किसी से दुश्मनी, किसी से रंजिश, ये सारी सवाल करते हैं। तो परिवार के लोग सीधा बताते हैं कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं। अब बारी आती है मोना से पूछताछ का, तो थाना इंचार्ज को संदेह पहले ही उस पर था, उसके हाव भाव हर चीज से। तो जब मोना से पूछताछ करते हैं और उस चूड़ी के बारे में पूछते हैं जो टुकड़ा मिला था वहां पे, तो मोना का जवाब ये होता है कि हम चूड़ी पहनते ही नहीं है। उसके बाद जो महिला कांस्टेबल थी, थाना इंचार्ज उनको आदेश देते हैं कि घर के अंदर तलाशी लो। अब जब महिला कांस्टेबल घर की तलाशी लेती हैं, क्योंकि ऊपर के कमरे में वो रहती थी, वहां तलाशी लेती हैं, तो मोना का जो बेड था, बेड के नीचे चूड़ी मिल जाता है। एक डिब्बा मिलता है, उसमें कई सारी चूड़ियां रखी रहती हैं और उसमें लाल कलर की भी चूड़ी होती है। उस लाल कलर की चूड़ी को जो घटना स्थल पर चूड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा मिला था उससे जब मेल कराते हैं तो बिल्कुल हूबहू वही होता है। और उसके बाद में थाना इंचार्ज के इशारे पर जो महिला पुलिसकर्मी होती हैं मोना को अपनी कस्टडी में लेती हैं, हिरासत में, और इनको लेके थाने आ जाते हैं, गोंडा थाने आ जाते हैं। और यहाँ पूछताछ शुरू होती है। जब सख्ती से पूछताछ होती है मोना से तो वो टूट जाती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है और इस पूरी कहानी को पुलिस के सामने बयां कर देती है जो मैंने अभी आपको सुनाई है। और उसके बाद इसमें सोनू का नाम भी वो बताती है और जो मनीष होता है उसका नाम भी बताती है। और फिर उसी दिन पुलिस सोनू को भी गिरफ्तार कर लेती है और जो मनीष होता है, मनीष को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इन दोनों से भी पूछताछ होती है और उसके बाद में दिव्या के माता पिता तहरीर देते हैं। उस तहरीर में अपनी बेटी के कत्ल का जो आरोप होता है उसमें इन तीनों का नाम डालते हैं। उसी बेस पर पुलिस जो है इन तीनों पे FIR दर्ज करती है धारा 302 में और इन दोनों को विधिवत गिरफ्तारी के साथ हवालात में डाल दिया जाता है। तब तक ये सूचना पाकर जो जयकिंदर होता है, ये भी आंध्र प्रदेश से आज आ गया था। ये जब अपनी पत्नी के द्वारा इसी घटना को के बारे में सुनता है तो यह भी सन्न रह जाता है और परेशान हो उठता है। जब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है तो जब मोना के पिताजी सुनते हैं, जो फौजी होते हैं, उनके परिवार के लोग सबके सब परेशान रहते हैं कि आखिर उनकी परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो उनकी बेटी ने ऐसी क्रूर घटना को अंजाम दे दिया। अपने अवैध संबंध के लिए, अपनी चरित्रहीन कार्यों को बचाने के लिए या छुपाने के लिए एक छोटी सी बच्ची को उसकी जिंदगी छीन लिया। सब परेशान रहते हैं। समाज के जो लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, सबके सब हैरान परेशान, पर ये सत्यता थी, सभी को एक्सेप्ट करना पड़ा। तो दोस्तों यही कहानी है आज की और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और जानकारी देना है। कहानी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर भेजें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।